अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं एडवोकेट बाग मोहम्मद हूँ और मैं आपके साथ आज सोशल स्टिग्मा के ऊपर एक बात करूँगा। हमारी सोसाइटी क्या है और वो है तलाक, यानी सेपरेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। इसके ऊपर मैं आपके साथ आज सारी डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव तलाक के बारे में। Although Islam has not made talaq a sin and has kept the door open, as Allah in Surah 2 verse 2 to 9 proclaims, a divorce that is revocable is only permissible twice, then hold together equitably or separate with kindness। इस आयत मुबारक से हमें पता तो चला कि कुरान पाक या इस्लाम जो है उसमें गुंजाइश मौजूद है तलाक की और उसकी इजाज़त है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस जो मैं अभी आपको सुनाऊंगा उससे आपको ये पता चलेगा कि ये तलाक जो है जिसकी गुंजाइश और इजाज़त इस्लाम में दी गई है, ये एक नापसंदीदा तरीन शय है और इसको जो है वो ब्लाइंडली एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऑफ ऑल परमिटेड थिंग्स इन इस्लाम डाइवोर्स इज मोस्ट रिप्रीहेंसिबल। इसी तरह से केरला हाई कोर्ट में एक केस रिपोर्ट हुआ 1972 में मोहम्मद हनीफा एंड पथमल बीवी के टाइटल से, जिसमें जस्टिस खालिद ने रिमार्क्स दिए तलाक के बारे में और कहा कि ये मॉन्स्ट्रुओसिटी है, यानी एक ऐसी शय है दैट इज आउटरेजियसली इवल और रॉन्ग। और अगर तलाक इररिवोकेबल हो, यानी उसकी प्रोनाउंसमेंट 3 टाइम्स हो जाए हस्बैंड की तरफ से, तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरी शय कोई नहीं है। और बाज़ सूरतों में ये मिसोजिनिस्ट एटीट्यूड जो है मैन का टुवर्ड्स वुमेन जो है उसको एपिटमाइज भी करता है। और बंदे को ये ज़हन में रखना चाहिए कि इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्योंकि ये दो अफराद के लिए मसला नहीं बनेगा बल्कि उनके बच्चे और फिर दोनों साइड के जो इन लॉज हैं वो इफेक्ट होंगे और माशरा फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बर्बादी की तरफ जाएगा और माशरे का जो शराजा है वो बिखर जाएगा। अगर हम कॉजेज के ऊपर गौर करें या फैक्टर्स हम देखें कि क्या है तलाक के, तो जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट फैक्टर मुझे नजर आता है वो है यूएस एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। चूंकि हम यूएस और हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनका जो कल्चर है वो हमारे अंदर जो है रासिक होता जा रहा है। उनके कल्चर से हम इतने इंप्रेस हो गए हैं और इतने दिलदादा उस कल्चर के हो गए हैं कि हमने आहिस्ता आहिस्ता अपना कल्चर जो है उसको भूल गए और हमें अंदाजा नहीं है कि हमारा जो फैमिली सिस्टम है वो किस कदर फर्क है एक वेस्टर्न फैमिली सिस्टम से। चूंकि हम ईस्टर्न सोसाइटी का हिस्सा है, एक ईस्टर्न सोसाइटी जो है उसका रिलायंस होता है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के ऊपर, जबकि इसके बरअक्स जो वेस्टर्न सोसाइटीज हैं वहां न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम बहुत ज्यादा है। और चूंकि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा है और कलेक्टिविज्म नहीं है, तो वहां पे जब मियाँ बीवी में झगड़ा होता है और बात तलाक तक पहुंचती है तो इन लॉज इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि वहां पे अफराद जो है उनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस है और वो खुद मुख्तारी से अपने फैसले करते हैं। तो इन लॉज की इंटरफेरेंस ना होने की वजह से वहां पे डाइवोर्स रेट बहुत ज्यादा है। और अब चूंकि हम उनका कल्चर अपना रहे हैं तो हमारे यहाँ भी डाइवोर्स रेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। इसके अलावा जो एक और इफेक्ट है वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होने का, वो ये है कि हमारे यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो है ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है हमारी सोसाइटी में डाइवोर्स रेट बढ़ने का। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का सिग्निफिकेंट एक फैक्टर है। और डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो है किसी भी साइड से, चाहे वो हस्बैंड की जानिब से हो या बीवी की जानिब से, ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है टुवर्ड्स डाइवोर्स। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन ये जो अहम अहम फैक्टर्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन का ना होना ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है। तो ये फैक्टर्स हैं मेजर जो डाइवोर्स रेट पाकिस्तान में बढ़ा रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो तलाक का प्रोसीजर है उसे रेगुलेट करता है मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस ऑफ 1961। ये बहुत ज़्यादा अहम है और हर शहरी को इसकी प्रोविजंस का अदराक होना चाहिए, इसलिए इसकी प्रोविजंस जो है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ और फिर मैं आपको समझाता भी हूँ कि ये कहता क्या है। तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 1 MFLO का जो कि तलाक से डील करता है वो हमें ये बताता है कि एनी मैन हु विशेस टू डाइवोर्स हिज वाइफ शैल एज सून एज मे बी आफ्टर प्रोनाउंसमेंट ऑफ तलाक इन एनी फॉर्म व्हाटसोएवर gives the chairman notice in writing of his having done so and shall supply a copy thereof to his wife। यानी जो भी शख्स अपनी बीवी को तलाक देगा तो तलाक देने के फौरन बाद वो चेयरमैन यूनियन काउंसिल को एक नोटिस भेजेगा और इस नोटिस की एक कॉपी जो है वो अपनी बीवी को भी भेजेगा। सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 बताता है whoever contravenes the provisions of subsection 1 shall be punishable with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। और जो शख्स सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 की वायलेशन करेगा, यानी अगर या तो वो
चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस नहीं भेजता या अपनी बीवी को उस नोटिस की कॉपी नहीं भेजता, तो उस सूरत में उसको 1 साल की कैद की सजा या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। सेक्शन 7 सब सेक्शन 3 मजीद ये बताता है कि ये एक एक्सेप्शन है सब सेक्शन 5 की, सेक्शन 7 सब सेक्शन 3, और वो कहता है save as provided in subsection 5 a talaq unless revoked earlier either expressly or otherwise shall not be effective until the expiration of 90 days from the day on which notice under subsection 1 is delivered to the chairman। तो इस सबसेक्शन 3 ये कहता है कि जिस दिन चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस गया तलाक का, उसके 90 डेज का पीरियड पूरा होने से पहले अगर हस्बैंड अपनी तलाक को आइदर एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली रिवोक कर लेता है, यानी या तो वो अपनी बीवी को अल्फाज से कहता है कि मैं तुम्हें बतौर बीवी जो है कबूल करता हूँ, या उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करता है, तो 90 डेज का पीरियड लैप्स होने से पहले अगर उसने ये रिवोक कर लिया तलाक को, तो वो इफेक्टिव नहीं होगी। तो इसी तरह से मजीद जो है सबसेक्शन 4 हमें बताता है कि विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 द चेयरमैन शैल कॉन्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेशन काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट a reconciliation between the parties and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about reconciliation। जिस दिन चेयरमैन यूनियन काउंसिल को नोटिस जाएगा तलाक का, उससे के 30 दिन के अंदर अंदर उसकी जिम्मेदारी है चेयरमैन यूनियन काउंसिल की कि वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करे, उसकी तश्कील करे, और ये जब इसकी तश्कील हो जाए आर्बिट्रेशन काउंसिल की, जिसमें दोनों तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, मियां की जानिब से भी और बीवी की जानिब से भी, और चेयरमैन यूनियन काउंसिल होगा, तो इनकी जिम्मेदारी है उस आर्बिट्रेशन काउंसिल की कि वो तमाम तर वसाइल को और अपनी तमाम तर एफर्ट्स को डूबे कार लाते हुए वो जो है रिकंसिलिएट करवाए पार्टीज के दरमियान, उनके दरमियान सुलह सफाई करे और कोशिश करे कि किसी तरह से ये मामला हल हो जाए और बात जो है वो तलाक जो इफेक्टिव होने से पहले पहले जो मामला हैं उनको सुलझा लिया जाए। इसी तरह से सेक्शन 7 सबसेक्शन 5 बताता है इफ द वाइफ बी प्रेग्नेंट एट द टाइम तलाक इज प्रोनाउंस्ड, तलाक शैल नॉट बी इफेक्टिव अंटिल द पीरियड मेंशन्ड इन सबसेक्शन 3 और द प्रेगनेंसी व्हिचएवर बी लेटर एंड्स। वैसे 90 डेज का पीरियड है तलाक इफेक्टिव होने के लिए, नोटिस जब चेयरमैन यूनियन काउंसिल को चला गया उसके बाद, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें अगर बीवी प्रेग्नेंट है तो अगर 90 डेज का पीरियड लैप्स हो भी गया है तो तलाक इफेक्टिव नहीं होगी अगर वो प्रेग्नेंट है, और उसकी प्रेगनेंसी की सूरत में जब तक उसकी प्रेगनेंसी खत्म नहीं हो जाती तलाक जो है वो इफेक्टिव नहीं होगी। यानी अगर बीवी 5वां महीना है बीवी की प्रेगनेंसी को, तो 8वें महीने में 90 डेज का टाइम तो पूरा हो रहा है, लेकिन तलाक इफेक्टिव नहीं होगी जब तक बच्चा जो है वो डिलीवर नहीं हो जाएगा। इसी तरह से सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 हमें मजीद बताता है नथिंग शैल डिबर ए वाइफ हुज मैरिज हैज बीन टर्मिनेटेड बाय तलाक effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for third time so effective। तो ये बताता है कि बीवी जिसको तलाक हो गई है और वो तलाक अभी इफेक्टिव नहीं हुई और 3 दफा उसको तलाक नहीं हुई, यानी इररिवोकेबल तलाक नहीं हुई, तो उस बीवी को कोई भी शायद जो है वो प्रिवेंट नहीं कर सकती कि उसी शख्स के साथ जिससे उसको तलाक हुई है दोबारा शादी करे, एंड विदाउट एन इंटरवीनिंग मैरिज, यानी हलाले की जरूरत भी नहीं है कि वो तीसरे शख्स के साथ शादी करे और उसके बाद जो है उस शख्स के साथ शादी करे, तो उसके पास इख्तियार है अगर इररिवोकेबल डाइवोर्स नहीं हुई तो वो उस शख्स के साथ जिससे उसको तलाक हुई है दोबारा जो है वो शादी कर सकती है। अब अगर तलाक इफेक्टिव हो गई है तो उसके बाद जो है औरत के हकूक क्या हैं, राइट्स क्या हैं, उनके बारे में मैं यहाँ बात करूंगा, क्योंकि ख्वातीन को इल्म नहीं होता कि उनके राइट्स क्या क्या हैं, तो उस बारे में मैं अभी कुछ बात करने लगा हूँ आपके साथ। पहला जो राइट है वो है डावर का, मेहर का। If the wife has not received dower at the time of marriage, she is entitled to receive it after divorce। यानी अगर औरत को शादी के बाद उसने अपने हस्बैंड से हक मेहर नहीं लिया तो डाइवोर्स होने के बाद वो इंटाइटल्ड है कि वो क्लेम करे अपने हस्बैंड से, और हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि वो उसको अदा करे। इसी तरह एक और बात जो ज़हन में रखनी बड़ी जरूरी है वो ये है कि वेयर नो डिटेल्स अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ डावर आर स्पेसिफाइड इन द निकाहनामा द एंटायर अमाउंट ऑफ डावर शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी पेएबल ऑन डिमांड। यानी अगर निकाहनामा या मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि महर मुअज्जल अदा करना है शोहर ने या महर मुज्जल अदा करना है, यानी उसने प्रॉम्प्ट डावर अदा करनी है अपनी बीवी को या डेफर डावर अदा करनी है, तो उस सूरत में ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जब बीवी डिमांड करेगी, तकादा करेगी अपने हस्बैंड से हक महर का, तो वो उसको अदा करेगा। यानी उसको डाइवोर्स हो गई है तो उसके बाद अगर उसने शादी के बाद नहीं उससे लिया हक महर, और डाइवोर्स होने के बाद वो अपने हस्बैंड से ले सकती है। इसी तरह से औरत जो है उसके पास चाइल्ड कस्टडी का राइट है,
आल्दो चाइल्ड कस्टडी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और उसमें कोर्ट जब डिसाइड करता है कि उसने कस्टडी आया बच्चे का बाप है उसको देनी है बच्चे की या फिर उसकी वालदा को देनी है, बड़े सारे फैक्टर्स कोर्ट देखता है, उसके बाद ही ये केस डिसाइड होता है चाइल्ड कस्टडी का। लेकिन एक जो मोटा मोटा असूल है वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं और वो ये है कि कस्टडी ऑफ ए माइनर स्पेशली इफ दे आर सकलिंग बेबीज इज गिवन टू मदर, यानी अगर माइनर जो है माइनर की कस्टडी और खास तौर पर अगर वो एक सकलिंग बेबी हो, शीरखार बच्चा हो, तो उसकी वालदा के हवाले की जाती है जिसको राइट ऑफ इजानत कहते हैं। और अगर वो बेटा है, माइनर है, अगर बेटा है तो उस सूरत में 7 साल तक वो अपनी वालदा की कस्टडी में रहेगा। और अगर वो बेटी है तो टिल द एज ऑफ प्यूबर्टी, जब तक वो सने बलूगत को नहीं पहुंच जाती तब तक वो अपनी वालदा की कस्टडी में रहेगा या रहेगी सॉरी। और ये हमें राइट ऑफ इजानत के बारे में गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 जो है वो गाइड करता है। इसी तरह से चाइल्ड कस्टडी जो है इसके अलावा एक और राइट जो है वो मेंटेनेंस ऑफ चाइल्ड के। आल्दो ये राइट जो है चाइल्ड का है, अगर उसकी कस्टडी उसके वालिद के पास है तो वो अपने बच्चे को मेंटेन करे, ये बच्चे का राइट है। लेकिन अगर वो फेल हो गया, नाकाम हो गया अपने बच्चे को प्रॉपरली मेंटेन करने में, तो उस सूरत में क्या होगा? और तो वो सूरत ये है कि इफ ए फादर फेल्स टू मेंटेन हिज चाइल्ड, द मदर और ग्रैंड मदर ऑफ चाइल्ड may apply to the chairman who shall constitute an arbitrational council, and the arbitrational council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid by the father as maintenance of child। अगर बाप जो है वो नाकाम हो गया अपने बच्चे को मेंटेन करने में, तो उस सूरत में औरत के पास इख्तियार है, जो उस बच्चे की माँ है या उसकी जो नानी है, वो एप्लीकेशन एक दे सकती है चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल को, जो एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। और उस सर्टिफिकेट में स्पेसिफाई किया जाएगा कि कितनी रकम जो है बच्चे का जो वालिद है जिसके पास कस्टडी है उसने अपने बच्चे को मेंटेन करने के लिए अदा करनी है। चौथा जो इख्तियार है औरत के पास राइट है वो है इनहेरिटेंस का। जब औरत को तलाक हो जाएगी तो तलाक याफ्ता औरत अपने हस्बैंड की डिमाइज के बाद, उसकी डेथ के बाद, उसकी प्रॉपर्टी में से अपना शेयर ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो भी लेने की हकदार होगी। और शेयर ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो वही होगा जो इस्लामिक लॉज के अंडर दिया जाता है। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक भी करें, इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू।